आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक ऐसे हाई प्रोफाइल मामले की जिसने पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी है। ये मामला है सूदखोरी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई का। और अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जहां प्रदेश का हाई कोर्ट सीधे जिले के पुलिस कप्तान से सवाल पूछ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायपुर के बहुचर्चित तोमर बंधुओं की, वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर। दो ऐसे नाम जो पिछले कुछ महीनों से रायपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। इन पर सूदखोरी यानी ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर लोगों को जबरदस्ती परेशान करने और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध चलाने के गंभीर आरोप है। पुलिस ने भी इस मामले में जरा भी ढिलाई नहीं बरती और एक के बाद एक पूरे 7 एफआईआर दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज कर दी। लेकिन अब बिलासपुर हाई कोर्ट ने रायपुर के एसपी से पूछा है कि आखिर किस आधार पर एक साथ इस तरह से 7 केस दर्ज किए गए। कोर्ट ने इस पर एसपी से 2 हफ्तों के भीतर व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं, पुलिस की कार्रवाई कितनी सही है और हाई कोर्ट के इस सवाल का अब आगे क्या असर होगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। इस कहानी की शुरुआत होती है रायपुर के 2 थानों तेलीबांधा और पुरानी बस्ती से। यहाँ पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वीरेंद्र तोमर और उसका भाई रोहित तोमर लोगों को मोटे ब्याज पर कर्ज देते हैं और फिर वसूली के लिए उन्हें धमकाते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। पीड़ितों का आरोप था कि यह एक छोटा मोटा सूदखोरी का धंधा नहीं बल्कि एक पूरा रैकेट है। पुलिस ने जब इन शिकायतों की जांच शुरू की तो परतें खुलनी शुरू हुई। जांच में सामने आया कि रोहित तोमर ने अपनी पत्नी भावना के नाम से एक ऑफिस खोल रखा था और इसी ऑफिस की आड़ में सूदखोरी के इस काले कारोबार को ऑपरेट किया जा रहा था। जब सबूत पुख्ता होने लगे तो रायपुर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस की एक टीम ने तोमर बंधुओं के घर पर दबिश दी और इस दबिश में जो मिला उसने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। घर से भारी मात्रा में ब्लैंक चेक, जमीनों के दस्तावेज और कई ऐसे कागजात मिले जो इशारा कर रहे थे कि ये मामला सिर्फ 2-4 लोगों से जुड़ा नहीं है बल्कि इसके तार बहुत गहरे हैं। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि यह केवल सूदखोरी का मामला नहीं है बल्कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है जब कोई गिरोह एक साथ मिलकर एक पूरी प्लानिंग के साथ किसी अपराध को अंजाम देता है। पुलिस को लगा कि तोमर बंधु एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और सख्त कर दिया। एक एक करके तोमर बंधुओं के खिलाफ अलग अलग शिकायतों के आधार पर कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली और सूदखोरी जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। अब जैसे ही तोमर बंधुओं को लगा कि पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी तय है, वे दोनों भाई रायपुर से फरार हो गए। पिछले 2 महीनों से रायपुर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। जगह जगह दबिश दी जा रही है लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। मामला इतना गंभीर हो गया कि रायपुर पुलिस को इन दोनों हिस्ट्री शीटर भाइयों की जानकारी देने वाले के लिए इनाम तक घोषित करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि ये दोनों भाई आदतन अपराधी है और इनका एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। एक तरफ पुलिस तोमर बंधुओं को ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ तोमर बंधुओं ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने वकील सजल गुप्ता के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। अग्रिम जमानत का मतलब होता है कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। मामले की सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ता यानी तोमर बंधुओं के वकील ने कोर्ट के सामने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस उन पर दबाव और दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है। उनका तर्क था कि उन्हें जानबूझकर सूदखोरी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे गंभीर केस में फंसाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की। केस डायरी वो दस्तावेज होता है जिसमें पुलिस अपनी जांच का पूरा ब्यौरा लिखती है। केस डायरी और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हाई कोर्ट ने तोमर बंधुओं के खिलाफ दर्ज 7 एफआईआर पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने रायपुर के एसपी से सीधे पूछा किस आधार पर एक साथ इस तरह का केस दर्ज किया गया है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है,
कानून के जानकारों का मानना है कि कोर्ट यह जानना चाहता है कि क्या पुलिस ने सभी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया, क्या हर एफआईआर के लिए पर्याप्त और अलग अलग आधार थे, या फिर एक ही मामले को तोड़ मरोड़ कर कई केस बना दिए गए। हाई कोर्ट यही नहीं रुका। कोर्ट ने रायपुर एसपी को आदेश दिया है कि वे 2 हफ्तों के भीतर इस मामले में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र यानी पर्सनल एफिडेविट पेश करें। व्यक्तिगत शपथ पत्र का मतलब है कि एसपी को खुद लिखित में शपथ लेकर कोर्ट को बताना होगा कि यह कार्रवाई क्यों और किस आधार पर की गई। अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। जो पुलिस कल तक तोमर बंधुओं को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सरगना बताकर उनकी तलाश कर रही थी, आज उसी पुलिस को अपनी कार्रवाई को सही साबित करने के लिए हाई कोर्ट के सामने जवाब देना है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। रायपुर एसपी कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वो कोर्ट को यह समझाने में कामयाब रहते हैं कि सभी 7 एफआईआर के लिए उनके पास पुख्ता और अलग अलग आधार थे, तो तोमर बंधुओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर पुलिस अपने जवाब से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई, तो तोमर बंधुओं को बड़ी राहत मिल सकती है। हो सकता है कि कोर्ट कुछ एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दें या फिर पुलिस की जांच पर ही कोई टिप्पणी करे। यह मामला अब सिर्फ सूदखोरी का या अपराध का नहीं रहा, यह मामला अब पुलिस की कार्यप्रणाली और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच का बन गया है। एक तरफ पीड़ित है जो इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोपी है जो पुलिस की कार्रवाई को ही गलत बता रहे हैं, और इन सब के बीच में है हमारा न्यायालय, जिसे यह तय करना है कि सच क्या है और कानून क्या कहता है। हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही रायपुर एसपी अपना जवाब दाखिल करेंगे और हाई कोर्ट का कोई अगला फैसला आएगा, हम आप तक वो जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस की कार्रवाई में कोई चूक हुई है या यह अपराधियों पर नकेल कसने का एक जरूरी तरीका है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।